नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो साइकोलॉजी के अगले पार्ट में आज हम बात करेंगे अधिगम। अधिगम यानी जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं और सरल शब्दों में कहें तो अधिगम को सीखना कहते हैं, सीखना। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। लर्निंग, इंग्लिश में लर्निंग कहेंगे। तो अधिगम को ही सीखना कहते हैं। तो पहला पॉइंट है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। मतलब आप अधिगम कर रहे हैं यानी सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं तो आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, वांछित परिवर्तन मतलब जिस परिवर्तन की बात की जा रही है, पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं। मतलब आप यदि पढ़ रहे हैं तो समाज के विकास के लिए कार्य करें, न कि समाज को नष्ट करने के लिए। आप विध्वंसक न बने। आप शिक्षित हो रहे हैं मतलब क्राइम ना करें। क्राइम करने में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो निगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में लेना है। वांछित परिवर्तन यानी पॉजिटिव सेंस में। तो हिलगार्ड ने पुस्तक लिखी लर्निंग ऑफ थ्योरीज। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्रिया प्रारंभ होती है। स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ की पुस्तक का नाम साइकोलॉजी इन टीचिंग में अधिगम प्रक्रिया में चालक लक्ष्य होना आवश्यक है। तो ये सब याद नहीं करना, केवल हिलगार्ड का थ्योरीज ऑफ लर्निंग याद रखिए, बाकी नहीं याद रखना है। और आगे बात करते हैं अधिगम के सोपान। अधिगम के सोपान थर्नडाइक के अनुसार अधिगम क्या सोपान है? आवश्यकता या प्रेरणा या प्रेरक, नीड्स। पहला नीड्स है, दूसरा है गोल है, तीसरा है तत्परता या बाधा, रेडीनेस या बैरियर। चौथा है अधिगम स्थिति, वातावरण, लर्निंग सिचुएशन होना चाहिए। पांचवा अनुक्रिया, इंटरेक्शन होना चाहिए। छठवा समायोजन होना चाहिए। सातवां व्यवहार में परिवर्तन, परिणाम चेंज होना चाहिए। अस्थायी का परिवर्तन, अस्थायीकरण। मतलब आप सीख रहे हैं, उससे पहले आवश्यकता होनी चाहिए। यदि जैसे आपने बीएड क्यों किया? अध्यापक बनने के लिए, क्या इसलिए कर रहे हैं? ठीक। लक्ष्य क्या है? गोल क्या है? मतलब बीएड आपने किया, आपको आवश्यकता है, क्या आवश्यकता हो सकते हैं? अध्यापक बनने की आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। आवश्यकता क्यों बन गई है? आप कोई और एग्ज़ाम देते होंगे, वहाँ नहीं हुआ, मन किया बीएड कर लेते हैं, क्या आवश्यकता है? पहले आवश्यकता आती है, पहले आप प्रेरित होते हैं। उसके बाद दूसरा है लक्ष्य। गोल क्या है, किस लिए कर रहे हैं आप? या लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऐसे लक्ष्य उद्देश्य में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है, तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे। तीसरा है रेडीनेस, बैरियर, तत्परता या बाधा। तत्परता होनी चाहिए, आप सीखने के लिए तत्पर होंगे, ऐसे ही नहीं कोई सीख लेंगे। आप अंदर से रेडीनेस होंगे, तत्पर होंगे, तब सीखेंगे। चौथा अधिगम स्थिति, वातावरण, लर्निंग सिचुएशन। तो ऐसे आप जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ स्पेशल सीखते हैं, अच्छे से सीखते हैं, वहाँ की चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन आप वही घर पे रहें, बैठ के सीखें अकेले, तो कम चीज़ें याद होती हैं। यही अधिगम स्थिति वातावरण है। वहाँ की वातावरण ऐसा रहता है कि आप लोग सीख जाते हैं, ज़्यादा स्थायी रहता है। पाँचवा अनुक्रिया, इंटरेक्शन होना चाहिए। टीचरों से बात करते हैं, छात्र अपने सहपाठियों से बात करते हैं, अनुक्रिया होती है। समायोजन, समायोजन होता है, छात्रों से समायोजन होता है, विद्यालय में समायोजन होता है, समाज में समायोजन होता है। ठीक, ये सब आपने सीख लिया। उसके बाद सातवां व्यवहार परिवर्तन, परिणाम या चेंज। अब आपने जो पढ़ा उसके बाद आपने व्यवहार में परिवर्तन आया, सीखा कि हाँ क्या होता है, कैसे अध्यापक बनना, उस आपको सिखाया गया, सब कौशल स्किल सिखाया गया है। आठवां स्थायीकरण, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, स्टेबलाइजेशन, मतलब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब आपने सीख लिया, उसके बाद आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो गया है। तो ऐसे तो ये थर्नडाइक के अनुसार है। तो कई बार चार आते हैं, चार अधिगम के सोपान कितने हैं? चार। तो ये चार याद रखें। थर्नडाइक के अनुसार क्या ये नहीं होता है। तो
ये आपके सीटेट या यूपीटेट में भी आते हैं, तो इसे भी याद रखें। तो अधिगम के परिणाम क्या होते हैं? रिजल्ट ऑफ लर्निंग, व्यवहार में सुधार व ज्ञानात्मक भावात्मक क्रिया रूप। व्यवहार में सुधार आता है, ज्ञान प्राप्त होता है, भावात्मक क्रिया भाव भी आपके बदलते हैं। दूसरा है शिक्षण अधिगम के लक्ष्यों की प्राप्ति। सीखते हैं आपको शिक्षण अधिगम के लक्ष्य, टीचर जो पढ़ाता है उसका लक्ष्य प्राप्त होता है पढ़ाने से, अधिगम आप जो सीखते हैं उसके भी लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है। तीसरा है वृद्धि और विकास में सहायक, वृद्धि और विकास में सहायक, आपका वृद्धि और विकास दोनों होता है यदि आप अधिगम करेंगे सीखेंगे, आपका वृद्धि और विकास दोनों होगा। चौथा समायोजन में सहायक, पढ़ेंगे तो आपका समायोजन होगा। पांचवा जीवन लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति आप क्या करना चाहते हैं, इंजीनियर डॉक्टर क्या बनना चाहते हैं, अध्यापक क्या बनना चाहते हैं, उसी लक्ष्य में प्राप्ति में सहायक होगा। छठवां व्यक्तित्व का अधिकतम और सर्वोत्तम विकास, व्यक्तित्व का अधिकतम और सर्वोत्तम विकास होता है। शिक्षित होकर आपके व्यक्तित्व का अधिकतम विकास होगा, सर्वोत्तम विकास होगा। और जो नहीं शिक्षित है आप जाइए आपके गांव में, देखिए आपके आस पड़ोस जो उतने शिक्षित नहीं है उनका व्यक्तित्व कैसा है क्या नहीं है। और आप नोट में क्या लिखा है देखते हैं। अधिगम ज्ञान आदत मूल्यों कौशल चिंतन तर्क समस्या समाधान कल्याण में सहायक है। अधिगम ज्ञान आदत मूल्यों कौशल में सहायक है, मतलब अधिगम हर चीज में देख रहे हैं यहाँ पे सहायक है। किंग और गैरी के अनुसार अधिगम ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार का अभ्यास और चरण द्वारा जन्म होता है और परिवर्तन होता है। ये सब आपको याद नहीं रखना है। परिभाषा क्या है? अधिगम नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना है। अधिगम में यह भी अधिगम है, कोई नवीन परिस्थिति है आप उसमें सीख रहे हैं, अधिगम नहीं है, सीख तो रहे हैं। बुढ़वर्थ सीखना विकास की प्रक्रिया है, अनुभव में वृद्धि ही अधिगम है बुढ़वर्थ। तो बुढ़वर्थ का आप याद रखिए, अनुभव में वृद्धि हो अधिगम है। तो वुडवर्ड का आप याद रखें। और क्रो ने क्या कहा? आदत ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह भी याद रखें। क्रो ने कहा था। ठीक, उसके बाद गेट शर्मा ने क्या किया? प्रशिक्षण अनुभव व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह भी याद रखिए। स्किनर ने क्या? व्यवहार में अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफोर्ड व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह सब आप याद रखें। वुडवर्थ क्रो गेटसन स्किनर गिलफोर्ड, ये सभी आपको याद रखने होंगे और कोई उपाय नहीं है आपके पास। यदि आ जाएगा वाक्य में तो आपको याद रहेगा तभी कर पाएंगे, ऐसा नहीं। और यहाँ पे देखिए अपेक्षाकृत अस्थायी वर्तन, मार्गन की क्या कहते हैं? अभ्यास या अनुभूति के परिणामस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन सीखना है। किसने कहा? यह है क्या कहा? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, याद रखना है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक, बात करते हैं अधिगम के संबंध विभिन्न दृष्टिकोण, जैसे आपके व्यवहारवादी गेस्टाल्टवादी और तमामवादी हैं। क्या क्या है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, वातावरण से सीखता है, यानी व्यवहार में परिवर्तन। ये भी कहते हैं व्यवहारवादी हैं तो व्यवहार में परिवर्तन कह रहे हैं, बस इतना याद रखना है। दूसरा गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रगति किया है। गेस्टाल्ट पहले मैंने बताया था, संपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, होल की। और तीसरा हार्विंग दृष्टिकोण, प्रतिपादक मैकडूगल क्या कहा? अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है, ये आपको याद रखना है, लक्ष्य केंद्रित, बाकी नहीं। तीसरे में कुछ नहीं, बस अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है, 1 2 और तीसरे में अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है, याद रखना है। और क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी फील्ड व्यू क्या है? कोर्टलेविन ने दिया। तो यहाँ से ये पूछता है क्षेत्रीय दृष्टिकोण या फील्ड व्यू किसने दिया? कोर्टलेविन क्या दिया? क्षेत्रीय दृष्टिकोण फील्ड व्यू, याद रखना है। अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है, प्रेरणा कहलाता है। तो कथन आपको याद ना हो लेकिन ये याद रहो, क्षेत्रीय दृष्टिकोण खुद लेना। पांचवा है प्रयत्न में भूल दृष्टिकोण, थर्मोडाइक प्रयत्न में भूल ही सीखना अधिगम है।
थर्नडाइक कहते हैं प्रयत्न और भूल ही सीखना अधिगम है। प्रयत्न भूल दृष्टिकोण किसने संबंधित है? थर्नडाइक, बिल्ली वाला। अब आगे देखेंगे अधिगम की प्रकृति या विशेषताएं, नेचर ऑफ लर्निंग। लर्निंग कैसा होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पहला है जीवन पर्यंत या निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चा जब पैदा होता है उसके मृत्यु तक, व्यक्ति के मृत्यु तक अधिगम आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हरदम, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ सीखते जरूर है। हमेशा कुछ नई नई बातें जरूर सीखेंगे आप। दूसरा नंबर है अधिगम एक परिवर्तन है, व्यवहार में प्रगतिशील सुधार। क्या कह रहा है? प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। अधिगम एक परिवर्तन है। अधिगम से आपके में अंदर परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, प्रगतिशील यानी पॉजिटिव दिशा में। अच्छा, उसे ही कहा। अगर निगेटिव हो रहा है, आप क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, आप पढ़ के सीख के चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो ये अधिगम नहीं है। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तीसरा नंबर है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक जगह होता है। सार्वभौमिक यानी हर जगह, सभी सीखते हैं, यूनिवर्सल नेचर, सभी व्यक्ति सीखता है, सभी प्राणी सीखता है, हर जगह अधिगम होता है। यूपी में, एमपी में, भारत में, चाइना में, जापान में, जर्मनी में, यूएस में, वेनेजुएला, हर जगह अधिगम होगा, सार्वभौमिक। चौथा है अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, इंडिविजुअल एंड सोशल। अधिगम व्यक्तिगत सामाजिक, व्यक्तिगत यानी आप खुद से ही सीखते हैं, सामाजिक समाज में रह के भी सीखते हैं, कई लोगों से भी सीखते हैं। पांचवा, सीखना सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। सीखना सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, सीख तो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों सीखते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सीखते हैं, आप सीखते हैं ना। कोई अच्छी बात सीख लें, निगेटिव बात ही सीख लें, अधिगम तो हो रहा है। छठवां, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। सीखना उद्देश्यपूर्ण है, मैस्लो ने बल दिया, पर्पजिव, उद्देश्यपूर्ण, किसी उद्देश्य के लिए सीखते हैं। आपने बीएड किया, उद्देश्य क्या? अध्यापक बनना, या बच्चों को पढ़ाना, या आप बच्चों से पढ़ाना चाहते हैं, या अध्यापक रूप में समाज की सेवा करना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है आपका? एक उद्देश्य है। सीखना सक्रिय और रचना प्रक्रिया है, एक्टिव एंड क्रिएटिव। सीखते हैं आप, सक्रिय रहते हैं तभी सीखते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। आठवां है सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, इनसाइटफुल। सीखना विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, विवेकपूर्ण मतलब मूर्खतापूर्ण आप नहीं सीख रहे हैं, सीखेंगे आप दिमाग लगाएंगे, मस्तिष्क खर्च करेंगे, मस्तिष्क का यूज होगा, इसलिए विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। अधिगम उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रक्रिया है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य संबंध, जैसा कि आपने पावलोव और इसमें सब थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे होगी, तो इसमें उद्दीपन क्या ही बात करा, तो वैसे आप ही उद्दीपन क्रिया होगी, आप पढ़ेंगे तो सीखेंगे, कुछ उद्दीपन होगा, कुछ अनुक्रिया होगी। 10वां है अधिगम ज्ञानात्मक, भावनात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोग्निटिव। मतलब आप सीखेंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके भाव में भी परिवर्तन होगा, और ऐसा आप क्रिया भी करेंगे। 11वां है अधिगम समायोजन प्रक्रिया है, एडजस्टमेंट प्रोसेस। अधिगम आप करते हैं तो समायोजन करते हैं, विद्यालय जाते हैं और समायोजन करते हैं, किसी भी नई जगह जाएंगे समायोजन करेंगे, अधिगम के द्वारा ही होता है। सीख तो रहे हैं ना, अधिगम हर जगह होता है, इसका समायोजन कर रहे हैं। और सीखना समस्या समाधान प्रक्रिया तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया है। समस्या समाधान होता है, सीखते हैं तभी आप कोई प्रॉब्लम होती है उसको हल निकालते हैं, आवश्यकता की पूर्ति होती है, आप सीखते हैं, उसके बाद अपनी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। अधिगम स्थानांतरण, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल।
स्थानांतरण है। अधिगम को स्थानांतरित किया जा सकता है। आपने जो कुछ सीखा है किसी और को भी बता सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़े होंगे आप लोग। एक अधिगम का प्रयोग दूसरे क्षेत्र में भी कर सकते हैं। 14 अधिगम प्रक्रिया है न कि परिणाम है। यह प्रक्रिया है, प्रोसेस, नॉट ए प्रोडक्ट। प्रक्रिया मतलब वो चल रही है, प्रोसेस में है, चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। कब कहेंगे कि कब तक चलेगी, कब खत्म होगी? खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। खत्म हो जाएगी यानी प्रोडक्ट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, मतलब कि फिनिश नहीं होगी, वो प्रोडक्ट नहीं है इसलिए। 15 सीखना नया कार्य है, यानी अधिगम नया कार्य करना है, मतलब आप सीख रहे हैं, कुछ नया कार्य कर रहे हैं, साफ बात है। 16 सीखना अनुभव का संगठन है। सीख रहे हैं, कई अनुभव आपको मिल रहे हैं। 17 अधिगम अनुमानित प्रक्रिया है, निष्पादन से भिन्न है। अधिगम में आप अनुमानित भी कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। निष्पादन से भिन्न है मतलब परिणाम से भिन्न है। 18 अधिगम में सदैव अनुभव शामिल रहता है। कुछ भी आप सीख रहे हैं उसमें आपको पुराना अनुभव तो शामिल रहेगा ही रहेगा। 19 अधिगम अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। अधिगम करने के बाद आपका जो अनुभव हुआ उससे आप कुछ निष्कर्ष निकालेंगे, कुछ अर्थ निकालेंगे। 20 अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम आप सीख रहे हैं, कई सारे अनुभव का संगठन हो गया जितना आप जीवन में सीख गए। जैसे आप अपने घर के या गाँव के बड़े बुजुर्ग से मिलेंगे तो उनके पास अनुभव ज़्यादा रहता है, तो सब अपने अधिगम से ही अनुभव संचित किए रहते हैं, संगठित किए रहते हैं, उनके पास रहता है। जैसे ही आप लोग भी या कोई छात्र बच्चा जितना भी सीखा है अनुभव वो उसके पास रहेगा। अब तो ये सब वाक्य तो आपको याद रखने, डायरेक्ट उसमें आप पूछ लेगा तो आपको बस समझना है, वो याद रखना नहीं है, समझने रखना है। डायरेक्ट पूछ लेगा, सामने आएगा तब लोग उत्तर दे देंगे। अधिगम प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। पहला है व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर। प्रेरणा, मोटिवेशन, स्किनर इसे सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है। तो यहाँ डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्किनर ने सर्वश्रेष्ठ मार्ग किसे कहा? प्रेरणा को कहा है। मोटिवेशन को स्किनर ने क्या कहा? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग। ठीक। तो प्रेरणा क्या है? अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। यह व्यवहार में परिवर्तन, ध्यान केंद्रित करने, मानसिक विकास में रुचि, अनुशासन, शीघ्र अधिगम में उपयोगी है। मतलब आप प्रेरित रहेंगे, आपको नौकरी चाहिए, प्रेरित रहेंगे तभी आप तैयारी करते रहेंगे। यदि आप प्रेरित नहीं है, तैयारी ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, आंतरिक रूप से प्रेरित रहेंगे तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। अब स्टीफन महोदय क्या करते हैं? शिक्षक के पास जितने भी साधन उसमें प्रेरणा सबसे महत्वपूर्ण है। अधिगम की शुरुआत, अधिगम की सुनहरी सड़क, अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति, अधिगम का सर्वोत्तम आधार। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, तो सहयोग प्रेरणा याद रखना है। और दूसरा है इच्छा शक्ति यानी विल पावर। प्रेरणा के बाद सर्वाधिक प्रभावित करता है इच्छा शक्ति। पहले आप प्रेरित हो गए, अब आपको करना है, हाँ करना है, हमें करना है, इच्छा शक्ति आ गई आपके अंदर, ये करना है। फिर जिसमें कई ऐसे अवसर आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य से भटकाएंगे, लेकिन आपको करना है क्योंकि आपने ठान लिया है, मान लिया है, ये आपकी इच्छा शक्ति है, करना है तो करना है। तीसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये कैसे है? यदि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही है, शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल रूप से सही है, तो आपका अधिगम अच्छे से होगा। मानसिक रूप से मतलब मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल मतलब कोई बात, चिंता, तनाव, पारिवारिक समस्या, घर वाले कुछ कह रहे हो, घर वाले कुछ कह रहे हो, कोई बोल दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, सब मानसिक दिमाग में टेंशन है, वो बातें दिमाग में चलती रहेंगी, तो अधिगम कहाँ से हो पाएगा? चौथा है परिपक्वता। तो परिपक्वता आयु होने पर परिपक्वता आ जाती है। अधिगम परिपक्वता आयु से प्रभावित होती है। अधिगम जो है वो परिपक्वता आयु से प्रभावित होती है।
जैसे ग्रेजुएट छात्र को कहते हैं आप मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं। एक आयु पे व्यक्ति छात्र जो है परिपक्व हो जाता है, तो उसको प्रभावित करता है। छोटा बच्चा चंचल होता है और चीज़ों को उतने ध्यान से नहीं लेता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, देर समझता है, तो वह मतलब परिपक्व तो समझता है शिक्षा क्या महत्व, पढ़ाई क्या महत्व है। और आगे है परिपक्वता और अधिगम। परिपक्वता और अधिगम दोनों अंतर संबंधित हैं, ये दोनों अंतर संबंधित हैं। दोनों व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं। इसके संबंध विचार करने से पूर्व हम संक्षेप में परिपक्वता के अर्थों पर विचार करते हैं। परिपक्वता का अर्थ है मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन, क्षमता का, एक क्षमता है, आप कैपेबल हो जाते हैं, आपकी कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता हो जाती है। एसेल क्या कहते हैं, आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणु जीन के समूचे स्वभाव को परिपक्वता कहते हैं। सब मीनिंग नहीं याद रखना है आपको। तो अब हम बात करेंगे परिपक्वता अधिगम में अंतर। अधिगम यानी लर्निंग वातावरण पर आधारित होता है, अधिगम वातावरण पर अधिकार आधारित होता है। परिपक्वता वंशानुक्रम पर आधारित है। वंशानुक्रम आपका कैसा है? कुछ लोग जल्दी परिपक्व होता है, समझ जाते हैं, बातों को समझते हैं, गंभीर हो जाते हैं। आप देखेंगे कुछ छात्र, आपके साथ वाले छात्र जल्दी परिपक्व होता है, बात चीज़ों को समझने लगते हैं, कम आयु में, लेकिन आप भी उसी आयु, सेम आयु, लेकिन आप उसमें ऐसा नहीं समझते हैं। आप आगे चल के 2 3 4 5 साल बाद समझते हैं बातें। दूसरा है नियोजित प्रक्रिया है। और यहाँ एक नियोजित प्रक्रिया है। परिपक्व है स्वचालित प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वतः से चलती है, आप इसे अपने से नहीं कह सकते हम परिपक्व पर। जो आएगा, परिपक्व हो जाएंगे तो आपके व्यवहारों को झलकने लगेगा। अधिगम नियोजित प्रक्रिया यानी अधिगम एक चलाया जाता है, लर्निंग, मतलब आप सीखते हैं, खुद से चाहते हैं तब सीख रहे हैं, किसी द्वारा चलाया जाता है। तीसरा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिपक्वता 20 से 25 तक पूर्ण हो जाती है, लगभग आ जाती है, आपको उसको से समझने की क्षमता आ जाती है आप। चौथा है अभ्यास आवश्यक है। अधिगम के लिए अभ्यास आवश्यक है, वरना आप भूल जाएंगे। परिपक्वता के लिए अभ्यास आवश्यक नहीं है, तो अपने आप आएगा। पाँचवा प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। कितना आप मोटिवेट हैं तभी आप पढ़ेंगे, अधिगम करने लगेंगे। परिपक्वता पर प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे जितना आप मोटिवेट हैं, परिपक्वता जब आएगा तभी आएगा, 20 25 साल में, साल में। हाँ। अच्छा, व्यक्तिगत प्रक्रिया, अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है, आपको खुद सीखना है। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया है, सभी को परिपक्व होना है, नहीं सभी परिपक्व होंगे। 7 मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अधिगम एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परिपक्वता शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया है, यानी फिजिकल। अन्य व्यक्तिगत कारक की बात करेंगे तो इसमें है, पांचवा है स्मृति। स्मृति, तीव्र स्मृति तेज अधिगम में उपयोगी है। यदि आपका स्मृति तेज है तो आप जल्दी सीखेंगे, यदि आपकी स्मृति धीरे है तो आप धीरे से सीखेंगे। छठवा है रुचि, महत्वाकांक्षा। रुचि या कार्य की गति को प्रभावित करते हैं। याद करिए, आप जब लोग जब बीएड कर रहे होंगे या कोचिंग जा रहे होंगे, किसी भी चीज़ कोचिंग कर रहे हैं, आपकी कितनी रुचि होगी, कितनी इच्छा होगी कार्य करने की। आपकी यदि रुचि अच्छी होगी तो आप रोज जाते होंगे, रुचि नहीं होगी तो नहीं जाते होंगे, कभी जाते होंगे कभी नहीं जाते होंगे। सातवां है मानसिक स्वास्थ्य। आठवां है भोजन औषधि। नौवां है संवेदनशील और प्रत्यक्षीकरण। 10वां है ध्यान या अवधान, अटेंशन। 11वां है थकान, कार्य की कुशलता को प्रभावित करता है, आप थक जाएंगे, किसी भी कारण से थक गए तो आप विद्यालय नहीं जाएंगे, कोचिंग नहीं जाएंगे, यह उस दिन नहीं होगा, प्रभावित हुआ। 12 है जीवन उद्देश्य। निश्चित उद्देश्य प्रभावित करते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप पढ़ क्यों रहे हैं। कुछ लोगों तो आप देखते होंगे कि हाई स्कूल इंटर में नाम ऐसे लिखा है और चले गए, कमाने चले गए, बम्बई या बेंगलोर के चले गए कमाने। उद्देश्य क्या है उनका। और अब अधिगम में शिक्षक संबंधी कारक। तो पहला है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। शिक्षक कैसे आपके अधिगम को प्रभावित करेगा, छात्र के अधिगम को कैसे शिक्षक प्रभावित करेगा। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, वो विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेगा, सही से प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो अधिगम अच्छे से होगा। आप तो अपने तरफ से ठीक से पढ़ रहे हैं, लेकिन शिक्षक ही सही से नहीं प्रस्तुत कर रहा है। दूसरा, विषय वस्तु में निपुणता अधिकार। शिक्षक को विषय वस्तु की ठीक से
ज्ञान है उसको अधिकार है, निपुणता है। यदि सही से नहीं आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो अपने तरफ से खूब प्रयास कर पढ़ रहे हैं। तीसरा, शिक्षक का व्यक्तित्व व्यवहार। शिक्षक का व्यक्तित्व व्यवहार कैसा है? शिक्षक खड़ूस है, डांटने वाला है, मारने वाला है। भले आप बहुत अधिकम तेज हो, पढ़ने में तेज हो और बहुत अधिकम मन पढ़ने का मन कर रहा है, दूर रहेंगे, क्लास लेने से भागना चाहेंगे, मन नहीं करेगा क्लास में। 4, शिक्षक की विधि कौशल। शिक्षक कौन सी विधि उपयोग कर रहा है, कौन से कौशल यूज कर रहा है? ऐसे व्याख्यान देके चला गया, हो गया, तो अधिकम कहाँ समझ में? 5वां, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है? मान लो शिक्षक लड़ झगड़ के आया पढ़ाने, उसकी बाइक कोई ठोक दिया, दिमाग खराब हो गया उसका, या घर में झगड़ा हो गया, उसकी बीवी से झगड़ा हो गया, शिक्षक की दिमाग खराब हो गया, या और कोई समस्या हो, कोई घर में बीमार हो, कोई अन्य फैमिली प्रॉब्लम, तो अधिकम प्रभावित करेगा। और अब है कार्य संबंधी कारक, यानी विषय वस्तु, टास्क फैक्टर। कार्य की लंबाई, लेंथ। कार्य की लंबाई कितनी है, लेंथ, या कितना लंबा चल रहा है क्लास कितना लंबा चल रहा है, कितना लंबा पढ़ाना है। विषय वस्तु बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो कहाँ पढ़ पाएगा कोई। दूसरा है कार्य की उपयोगिता, मीनिंगफुलनेस। उपयोगिता क्या है? मतलब आप पढ़ रहे हैं और पता चला कि आपके एग्जाम में वो आए ही नहीं, क्या मन करेगा पढ़ने का? नहीं पड़ेगा। कार्य की रोचकता। तीसरा है कार्य की रोचकता। चौथा, कार्य की कठिनाई, डिफिकल्टी कितनी है। पांचवा, कार्य की समानता कितनी है। और अगला है वातावरण संबंधी कारक, भौतिक वातावरण, जलवायु, शोर आदि। जलवायु भी प्रभावित करता है, आप किस जलवायु में रह रहे हैं। मान लीजिए आप अंटार्कटिका में पढ़ रहे हैं, तो हाँ, इतनी ठंडी में कैसे पढ़ेंगे आप? अधिक प्रभावित हुआ, शोर आ रहा है, आप विद्यालय गए, डीजे बज रहा है, वहाँ पे लाउड स्पीकर बज रहा है, अजान हो रहा है, जोर जोर से आवाज़ हो रहा है, शोर हो रहा है, लोग झगड़ रहे हैं, कहाँ से अधिक होगा, डिस्टर्ब होगा। दूसरा है सामाजिक वातावरण, परिवार, समाज, विद्यालय आदि। परिवार आपका कैसा है? पढ़ने वाला है, अच्छा है, झगड़ालू नहीं है, तो अधिकम होगा। समाज कैसा है? आप जिस समाज में आसपास रहे हैं, कैसे झगड़ालू है, लड़ाई दिन में रोज हो रहा है, तो कहाँ अधिकम होगा। विद्यालय कैसा है? विद्यालय के टीचर कैसे हैं? विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अब विद्यालय की हर चीज़ अधिकम प्रभावित करेगी। विद्यालय की हर चीज़ अधिकम प्रभावित करेगी। तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, रीति रिवाज, परंपराएं, शिक्षा। रीति रिवाज क्या है, परंपराएं क्या है, शिक्षा, ये भी आप प्रभावित करते हैं। अगला है विधि संबंधित, करके सीखना, अभ्यास, निर्देशन, सोच, परिणाम, ज्ञान, सीखने का समय, परीक्षा, सक्रिय प्रयत्न। करके सीखने से जानते हैं अधिगम ज़्यादा होता है, अभ्यास करने से भी होता है, निर्देशन दे रहे हैं इससे भी अधिगम होगा, कुछ तो सीखे। सूझ से भी परिणाम का ज्ञान है क्या है, आपको परिणाम पहले ही पता चल गया कि आप पास हो जाएंगे, पेपर पहले से आपको पता चल गया, जम के पूरा छाप के चले आएंगे, पहले ही पूरा रट लेंगे। मान लीजिए आपको एम का पेपर पहले ही पता चल जाए, पूरा रट लेंगे, परिणाम पता चल यहाँ हो जाएगा आपका सिलेबस। सीखने का समय किस समय आप सीख रहे हैं, उम्र, या दोपहर, या सुबह शाम, तो एक व्यक्ति के अलग अलग होता है, कौन व्यक्ति किस समय सीख रहा है। सक्रिय प्रयत्न। और है अगला है संगठन कारक, समय सारणी। समय सारणी कौन सी है? यदि बहुत लंबी समय सारणी है तो भी उबाऊ हो जाता है, सीखने में मन नहीं करता। अध्यापक छात्र संबंध, प्रतियोगी। अध्यापक छात्र का संबंध कैसा है? मान लीजिए अध्यापक आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप अध्यापक को पसंद नहीं कर रहे हैं, कैसे अधिगम होगा? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता कैसी हो रही है? पुरस्कार दिया जा रहा है, दंड, लोकतांत्रिक संगठन, निर्देशन, संबंध है। अगला है सामाजिक कारक संबंध, विद्यालय समूह। तो विद्यालय ऊपर हो ही गया है, विद्यालय किस समाज में है उसके अनुसार ही अधिकम प्रभावित होगा। समूह,
किस समूह में है, किस समूह का विद्यालय है, यह भी अधिगम प्रभावित करेगा, किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बस आपको एक अंगूठा ही उठाना है, बस एक अंगुली उठानी है, ताकि मुझे भी अब प्रेरणा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।